हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 24 तक डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल 25 से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं रिवाइज कर दूं फटाफट कि अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं। तो आर्टिकल 12 में हम लोगों ने देखा था स्टेट की डेफिनेशन की स्टेट क्या होता है। आर्टिकल 13 में हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट समझा। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के जो आर्टिकल थे वो हमारे राइट टू इक्वालिटी के थे। फिर आर्टिकल 19 से 22 तक हमारे राइट टू फ्रीडम के रिलेटेड था। फिर आर्टिकल 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो आर्टिकल 19 से 22 क्या था, राइट टू फ्रीडम। अब आर्टिकल 25 से 28 तक जो है वो है क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी कि 25 से 28 तक के जितने भी आर्टिकल होंगे इसमें फ्रीडम रिलीजन में हम लोग क्या क्या रिलीजन प्रैक्टिस में कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या फ्रीडम है, क्या क्या हम लोग का राइट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 से 28 के बीच में। अच्छा, 25 और से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल हैं ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे पूरा पोटेंशियल है फ्यूचर में क्वेश्चन आने का। इस ये जो आर्टिकल है 25 से 28 के बीच में ये टफ नहीं है, लेकिन इनको याद करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो मैं आपको केवल 4 स्टेप्स बताऊंगा। लिखते तो हम लोग रहेंगे, 4 स्टेप बताऊंगा। 4 स्टेप को अगर आप ध्यान से उनका सीक्वेंस याद रख लेते हो तो फिर हमारा आराम से आर्टिकल 25 से 28 तक का कवर हो जाएगा। तो यार देखो, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये तो हमें पता है कि ये किस में आते हैं। तो ये आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। यानी कि 25 से 28 तक के बीच में जो भी बातें होंगी वो रिलीजन से इर्द गिर्द होंगी। तो पहली चीज़ तो आपको याद रखनी, वो इस तरह से याद रखनी है कि सबसे पहले आपको धर्म को फॉलो करने की, आपको प्रैक्टिस करने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ हमें समझ में आई, 4 सीक्वेंस में था। यानी कि सबसे पहले आज़ादी चाहिए धर्म को फॉलो या फिर प्रैक्टिस करने के लिए। अब आप धर्म को फॉलो या प्रैक्टिस कर लोगे तो इसके साथ साथ आपको एक और फ्रीडम चाहिए होगा, क्या, कि जो रिलीजियस अफेयर होते हैं उसको मैनेज करने की आज़ादी मिले। यानी कि पहला तो हमें समझ में आ गया क्या, कि हम लोग प्रैक्टिस कर पाएँ या फिर प्रोफेस कर पाएँ या प्रोपोगेट कर पाएँ अपने रिलीजन को। पहला स्टेप ये था कि प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इसको एलेबोरेट हम लोग बाद में देखेंगे। पहले जो 4 स्टेप है वो आप याद कर लो। पहला स्टेप क्या है हमारा, या फिर पहला सीक्वेंस क्या है हमारा, कि धर्म को प्रैक्टिस करने की आज़ादी हो। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, कि जो धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उसमें रिलीजियस अफेयर होंगे उसको मैनेज करने की आज़ादी हो। तो पहला प्रैक्टिस, दूसरा मैनेज करना है क्या, रिलीजियस अफेयर। तीसरा जो सीक्वेंस है वो तीसरा ये है कि अच्छा, आप धर्म को प्रैक्टिस भी कर रहे हो, उसका रिलीजियस अफेयर को भी मैनेज कर रहे हो, तो क्या सरकार उस धर्म को प्रमोट करने के लिए जो टैक्सेशन का पैसा है उसका यूज़ कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तीसरी बात ये हो गई। ठीक है, और चौथी जो बात है सीक्वेंस की, वो ये कहती है कि क्या रिलीजन, कोई भी इंस्टीट्यूशन है हमारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल स्कूल, क्या उस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते हैं। तो ये वो 4 सीक्वेंस है। अगर मैं फटाफट इनके रिवाइज करूँ एक बार, तो पहला सीक्वेंस हमारा ये था, पहला जो हमारा वो था 4 स्टेप्स में, पहला स्टेप ये था कि आप धर्म को प्रैक्टिस करो। दूसरा क्या था, मैनेज करना है रिलीजियस अफेयर। तीसरा क्या था, सरकार क्या प्रमोशन के लिए उस रिलीजन के लिए पैसा देगी टैक्सेशन से कि नहीं। चौथा क्या था, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं कि नहीं। पहले अगर आप ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लोगे ना 4, तो बस मज़े की बात ये है कि ये 4 जो हैं, यही 4 हमारे आर्टिकल है, 25, 26, 27, 28। बस उसके बाद इनकी लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज तो हम लोग लिख ही लेंगे, समझ लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। तो यार पहला मैंने क्या बताया था सीक्वेंस, पहला मैंने ये बताया कि भैया प्रैक्टिस करने दो। अब क्या है क्या नहीं वो आराम से समझेंगे, केवल अभी आप इतना याद रखो, प्रैक्टिस। फिर दूसरा स्टेप क्या आया था हमारा, मैनेज करना है हमें। क्या मैनेज करना है, MANAGE, मैनेज हमें करना है रिलीजियस अफेयर को। तीसरा स्टेप हमारा ये था कि गवर्नमेंट क्या प्रमोशन कर सकती है, प्रमोट कर सकती है किसी भी रिलीजन को, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फ्रॉम मनी ऑफ टैक्सेशन, या फिर टैक्सेशन मनी के प्रमोशन, टैक्स जो सरकार टैक्स से पैसा ले रही है, क्या उससे किसी रिलीजन को प्रमोट कर सकती है। और चौथा स्टेप क्या था हमारा, चौथा स्टेप हमारा ये था कि क्या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते हैं। अब इसको खोल खाल के तो हम लोग देख लेंगे क्या आर्टिकल क्या क्या बात कह रहा है। बस आप लोग ये 4 चीज़ें मत भूलना, क्या, पहली चीज़ प्रैक्टिस करने की आज़ादी है कि नहीं है। दूसरी चीज़, रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, प्रमोट कर सकते हैं क्या सरकार किसी एक रिलीजन को टैक्सेशन के पैसे से। और चौथी चीज़ क्या, किसी भी इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते।
तो बस ये हमारा आर्टिकल 25। अगर आप इतनी चीज़ को पकड़ लोगे तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। आर्टिकल 26 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, ये हमारा 27 है आर्टिकल, और ये आर्टिकल नंबर 28 है। अब बस ये हम लोगों ने समझ लिया मोटा मोटा। अब पता है जो हम लोग एक एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे वो इसी चीज़ का, जो जिनका आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया होगा बस वो यही होगा। हमने सेंट्रल आइडिया पकड़ लिया, अब किसी भी आर्टिकल को हम लोग बेहतर तरह से समझ सकते हैं। तो यार मैं सबसे पहले आर्टिकल अगर 25 लिखूँ कि आर्टिकल 25 हमसे क्या कहता है, तो आर्टिकल 25 हम लोग पहले देख चुके हैं क्या, 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा। तो आर्टिकल 25 हमसे ये बोलता है क्या, कि फ्रीडम हो किसका, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम हो किसका, कंसाइंस का हो, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अब ये तीन बातें कह रहा है क्या, पहले अगर आप देखोगे तो आर्टिकल जो 25 है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये कि हमारा फ्रीडम हो किस चीज़ का, फ्रीडम हो हमारा रिलीजन का, और दूसरी बात ये कहता है कि हमारा क्या हो, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेट। तो आर्टिकल 25 को जब आप उठाओगे तो हमने देखा प्रैक्टिस की बात होगी कि आप धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो आर्टिकल 25 दो बातों की बात करेगा क्या, पहली बात तो ये बोलेगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब सबको अपने धर्म को, अपने जो धार्मिक बिलीव हैं, जो आपके धर्म के कोर प्रिंसिपल है उनको फॉलो करने की आपको आज़ादी है। जो रिलीजन है बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट मैटर है, इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो ये कहता है हमारा। तो फिर फ्रीडम ऑफ ये प्रोफेस प्रैक्टिस या प्रोपोगेट क्या होता है, देखो यार आपको केवल इतना याद रखना है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ डीप में, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जब आप फ्रीडम ऑफ प्रोफेस की बात करोगे, वैसे मैं इसको धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेस का मतलब सिंपली ये होता है कि राइट टू स्पेल आउट वंस ओन रिलीजियस बिलीफ ओपनली एंड फ्रीली। मतलब जो आपके धार्मिक बिलीफ हैं, जो आप लोगों की मान्यताएं हैं, उसको आप ओपनली और फ्रीली बोल सकते हो, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब रेस्ट्रिक्शन तो एक ही होती है हमारी, कि पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और हेल्थ किसी इंसान की, वो बहरहाल रेस्ट्रिक्शन हम लोग बाद में देखेंगे। फ्रीडम ऑफ प्रोफेस का मतलब यही होता है क्या, चलो मैं अगर शॉर्ट में अगर लिखना चाहूँ, जैसे शॉर्ट में हम लोग नोट्स बनाएंगे वैसे, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्पेल आउट, स्पेल मतलब होता है बोलना, स्पेल आउट रिलीजियस बिलीफ ओपनली एंड फ्रीली, रिलीजियस बिलीफ ओपनली एंड फ्रीली, ओपनली ओपनली एंड फ्रीली। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये फ्रीडम ऑफ प्रोफेस का मतलब होता है कि स्पेल आउट रिलीजियस बिलीव्स ओपनली एंड फ्रीली। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या है, प्रैक्टिस का मतलब वही होता है सिंपल क्या, कि राइट ऑफ अ पर्सन टू फॉलो वंस ओन रिचुअल, यानी कि फॉलो आप कर सकते हो अपने रिचुअल्स, रिचुअल्स हो गए, या फिर जो अपना आपका रिलीजियस सिंबल है, आप अपने रिलीजियस सिंबल को क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। रिलीजियस सिंबल्स को आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस का मतलब तो हमको आता है, रिलीजियस सिंबल को आप क्या करोगे, कैरी कर सकते हो। अच्छा, और प्रोपोगेट का मतलब क्या हो गया, प्रोपोगेट का मतलब ये हो गया कि यू कैन टीच योर रिलीजियस प्रिंसिपल टू अदर पर्सन। आप अपने जो धर्म के रिलीजियस प्रिंसिपल हैं वो किसी दूसरे इंसान को टीच कर सकते हो, दूसरे इंसान को शिक्षा दे सकते हो उसके बारे में। अच्छा जी, तो इसका मतलब प्रोपोगेशन में क्या हमारा कन्वर्जन भी आ गया, जो धर्मांतरण होता क्या वो इसमें आ गया। ये सवाल बढ़िया है। तो ये सवाल आया भैया कोर्ट के सामने भी। तो एक केस आया, उस केस का नाम था फादर स्टेनिस्लॉज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, केस 1977। अब फादर स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस 1977 में पता क्या बोला कोर्ट ने सिंपल एक चीज़ बोली क्या, कि आप किसी भी इंसान को कन्वर्ट कर सकते हो बिना धन का या फिर बिना ताकत का यूज़ करे हुए। मतलब जो कन्वर्जन होगा वो कैसा होना चाहिए, ये दो बातों का बोलता है ये, कि कन्वर्जन जो है अगर इंसान को अपना धर्म बदल रहा है तो ये वॉलंटरी होना चाहिए, मतलब अपनी इच्छा से होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या बोलता है, ये कन्वर्जन होगा ना, ये विदाउट ल्यूर ऑफ मनी एंड पावर हो, विदाउट ल्यूर ऑफ मनी एंड पावर या फिर फियर एटसेट्रा। मतलब कोई इंसान अपना धर्म बदल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या धर्म बदले वो वॉलंटरी होना चाहिए, फोर्स में नहीं होना चाहिए, या फिर पैसे के लालच में नहीं होना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 25 हमसे बात करता है क्या। तो आप याद कैसे करोगे, केवल प्रैक्टिस, एक शब्द पकड़ लो, प्रैक्टिस का मतलब क्या, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है। प्रोफेस मतलब क्या होता है, अपने वो जो धार्मिक उसके बिलीव्स हैं वो ओपनली और फ्रीली बोल सकता है, कोई इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस का क्या हो गया, प्रैक्टिस वो अपने फॉलो कर सकता है, रिचुअल्स को, रिलीजियस सिंबल्स को कैरी कर सकता है। और प्रोपोगेट मतलब क्या, कि वो किसी भी इंसान को अपने रिलीजियस बिलीव्स जो है उसके बारे
बारे में टीच कर सकता है, रिलीजियस प्रिंसिपल के बारे में टीच कर सकता है, वो किसी इंसान को उसके बारे में शिक्षा दे सकता है। अब शिक्षा में क्या कन्वर्जन आ गया, तो कन्वर्जन नहीं हो सकता। ये कैसे नहीं हो सकता? फादर स्टेनिस्लॉस में कोर्ट ने, फादर स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में कोर्ट ने बोला कि कन्वर्जन जो है वो वॉलंटरी होना चाहिए, अपनी इच्छा से होना चाहिए, कन्वर्जन फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, और इसमें मनी और फियर का यूज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा भैया, क्या इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है? तो इसमें आर्टिकल 25 में बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन है। मैं आर लग दे रहा हूँ, आर का मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। इसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है कि पब्लिक ऑर्डर आपका इससे क्या हो, आहत में ना आए, डिस्टर्ब ना हो, मोरालिटी जो है समाज की वो बनी रहे, और जो हेल्थ है किसी इंसान की वो खतरे में ना आए। वो क्या है इसके रेस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 25 हमारा हो गया। आर्टिकल 26 को हम लोग फटाफट देखते हैं। तो आर्टिकल 26 में हम लोग क्या याद रखना है, मैनेज करना है क्या, रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 26 बात करता है, ठीक है। अब ये शब्द हम लोग पकड़ेंगे, इस शब्द से हम लोग अभी पूरा अपना आर्टिकल खत्म कर दे रहे। तो जब आप आर्टिकल 26 को देखते हो, तो आर्टिकल 26 जो हम लोग ऊपर लिख चुके हैं वही सेम बात बोलता है, क्या कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की आपके पास क्या है, पूरी फ्रीडम है। जैसा आप लोग चाहते हो वैसा अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से अपने रिलीजियस अफेयर को आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है दोस्त। अब इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं? इसमें पहली बात तो ये आती है कि राइट टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन। आप कोई भी अपना, आपके पास एक राइट है कि अपना इस्टेब्लिश करो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन किसके लिए, रिलीजियस पर्पसेस के लिए। इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे आप बना लो शॉर्ट में। ये पॉइंट पूरा क्या होगा कि राइट है आपके पास इस्टेब्लिश करने का कोई भी इंस्टीट्यूशन रिलीजियस पर्पस के लिए, मतलब आप कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है दोस्त। पहली चीज़ क्या, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास एक और राइट है, क्या, इसको मैनेज करने का। किसको मैनेज करने का? इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो इसका अफेयर होगा, उसको मैनेज करने का आपके पास राइट है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि आप जो आपने प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश करी है ना, इस प्रॉपर्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये भी आपके पास क्या है, राइट है। और चौथी चीज़ क्या ये बोलता है, ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो, एडमिनिस्ट्रेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, साथ में जो ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी की, आप उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी रख सकते हो अपने पास। जरा फिर से समझाओ आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 सिंपल चीज़ ये बोल रहा है कि आप कोई भी रिलीजियस प्रॉपर्टी को, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हो। पहली चीज़, अगर इस्टेब्लिश करोगे तो सीधी सीधी बात है, आप उसकी ओनरशिप आपके पास आ गई। याद करने का तरीका है। तीसरी चीज़ क्या, अगर आपने इस्टेब्लिश कर लिया तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, उसके अफेयर्स को, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के भी आप मैनेज कर सकते हो। तो अगर मैं छोटे से इसके नोट्स बनाऊँ तो आप इधर लिख दो RA का मतलब मैं रिलीजियस अफेयर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। तो RA आप क्या क्या कर सकते हो, पहली चीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हो, पॉइंट नंबर 1 डन। इसका जो अफेयर है इसको आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 की समरी डन। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, इसके आप रिलीजियस अफेयर, जो रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंस्टीट्यूशन बना रहे हो, इसका आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। और इसकी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होगा, इसकी जो ओनरशिप है वो आपको मिल सकती है, मतलब राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्त। यानी कि आर्टिकल 26 जो है वो कुल मिला के इतना है केवल, कि जहाँ पर भी आपको ऐसा कोई मैनेज हो रिलीजियस अफेयर, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सीधे आर्टिकल 26 हो जाएगा। आर्टिकल 25 और 26 में कोई दिक्कत हो, आप वीडियो पीछे करके देख लो फिर से। अगर फिर से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं फिर से बता दूंगा। यार आर्टिकल 26 में हम लोगों ने क्या लिखा था कि प्रमोट करना है रिलीजन को, टैक्सेशन के पैसे की सरकार क्या कर सकती है, रिलीजन को प्रमोट की नहीं कर सकती है। तो यार देखो, आर्टिकल 27 के बारे में आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टैक्सेशन का जो पैसा है, मतलब जो सरकार टैक्स से पैसा वसूलेगी ना, उसका यूज़, सिंपल चीज़ एक बता रहा हूँ, आप याद कर लो, आपका 27 आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा। टैक्सेशन का यानी कि टैक्स का रूप, जो टैक्स का पैसा आएगा सरकार के पास, उस पैसे का यूज़ सरकार किसी एक रिलीजन के प्रमोशन में नहीं कर सकती है। अगर सरकार को किसी एक रिलीजन को बढ़ाना है ना, तो नॉन टैक्सेशन पैसे का यूज़ करो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। अगर आप टैक्सेशन पैसे का यूज़ कर रहे हो तो आपको सारी रिलीजन पे फोकस देना है। समझ में आया? मैं लिख रहा हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये करता है कि इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम स्पेंडिंग आउट टैक्स रेवेन्यू फॉर प्रमोशन ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन। मतलब आर्टिकल 27 क्या कहता है कि इट प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स मतलब मना करना, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम स्पेंडिंग टैक्स मनी इन प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए सरकार टैक्स जो मनी है उसका यूज़ नहीं करे इन प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर। अगर सरकार को किसी पर्टिकुलर रिलीजन को
बढ़ावा देना है तो उसके लिए उसको किसका यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए उसको यूज़ करना पड़ेगा नॉन टैक्स इनकम का या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू का। समझ में आया? 27 सिंपल बात कह रहा है। क्या सिंपल बात कर रहा है? अगर टैक्स मनी का यूज़ करोगे तो टैक्स मनी का यूज़ करोगे आप प्रमोशन में ऑल रिलीजन्स, प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन। मतलब अगर टैक्स का पैसा आ रहा है ना, ऐसे याद रखना, देखो टैक्स कौन देगा? सारे लोग टैक्स देंगे, किसी भी धर्म का हो वो बंदा टैक्स देगा। तो अगर किसी भी धर्म का बंदा होगा, ये याद करने का केवल तरीका है, तो उसका पैसा क्या होगा? सारे धर्मों में लगेगा। अगर एक पार्टिकुलर धर्म को आपको यूज़ करना है तो फिर आप ये टैक्स का पैसा तो यूज़ नहीं कर सकते, बस ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है यार, ट्रिक आपको समझ में आई? तो 25 किसकी बात कर रहा था? हम लोग फटाफट देख रहे हैं। 25 प्रैक्टिस। 26 किसकी बात कर रहा था? मैनेज करना रिलीजियस अफेयर। 27 किसकी बात कर रहा है? टैक्स मनी का यूज़ करना है। अगर यूज़ करना है तो सारे धर्मों को बढ़ाओ, अगर टैक्स मनी का यूज़ करना है। अगर किसी एक धर्म को बढ़ाना है तो फिर नॉन टैक्स मनी का यूज़ करो। अब यार ये नॉन टैक्स मनी क्या होता है? तो नॉन टैक्स मनी का मतलब वो हो गया यार, फॉर एग्जांपल मान लो कोई सरकार की कोई बॉडी है। फॉर एग्जांपल है एक एग्जांपल एसबीआई जो है, एसबीआई में सरकार ने अपने कुछ एग्जांपल है, क्योंकि एसबीआई क्या है? हमारी गवर्नमेंट बॉडी है। एसबीआई की कुछ सरकार ने शेयर्स बेचे। अब मान लो उन शेयर को बेच के सरकार के पास 50 करोड़ रुपए आए। ठीक है। अब इन 50 करोड़, ये जो भैया टैक्स से तो पैसा आया नहीं, ये तो एसबीआई को सरकार ने उसके कुछ शेयर बेचे थे। तो अब इन 50 करोड़ रुपए का यूज़ करके सरकार किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को क्या कर सकती है? प्रमोट कर सकती है। उस पार्टिकुलर रिलीजन में जो भी चैलेंजेस अगर आ रहे हो तो सरकार उसकी मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है। ठीक है। अगर टैक्स मनी है तो भैया वो पैसा एक रिलीजन में नहीं, सारे रिलीजन में जाएगा। तो भैया हमें 27 भी समझ में आ गया। अब 28 बताओ यार। तो आर्टिकल 28 तो हम लोग बता चुके। क्या भैया? आर्टिकल 28 तो हम लोगों को आता है। क्या? अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो किसी इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते किसी भी इंस्टीट्यूशन में? तो यार देखते हैं, दिए जा सकते नहीं दिए जा सकते। तो आर्टिकल 28 को अगर हम लोग देखें फटाफट, तो आर्टिकल 28 ये बोलता है क्या? सबसे पहले ये देख लो यार, इंस्टीट्यूशन होते कितने हैं? तो 4 तरह के इंस्टीट्यूशन है, 1 2 3 और 4। 4 तरह के इंस्टीट्यूशन है। फटाफट इधर लिखूंगा और फटाफट ये देख लूंगा कि किस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, किस में नहीं। अब मान लो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि सरकार के ही द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। मेंटेन किसके द्वारा किया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है सरकार के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है। और मेंटेन कैसा किया जा रहा है? होल, मतलब टोटल। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका मेंटेनेंस जो है वो पूरा सरकार कर रही है, तो इसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होंगे, आरआई का मतलब है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। क्यों नहीं दिए जाएंगे? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है भैया वो सेकुलर है। सेकुलर का मतलब क्या हो गया? सेकुलर का मतलब ये हो गया कि हमारी सरकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो अगर कोई मान लो इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो सरकार के ही कंट्रोल में है और सरकार का कोई धर्म नहीं है, तो सीधी सीधी बात है उस इंस्टीट्यूशन का भी क्या होगा? कोई धर्म नहीं होगा। अगर कोई धर्म नहीं होगा तो किसी भी धर्म का क्या होगा? उसमें इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिए जाएंगे। ये तो हम अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। अब मान लो कोई ऐसा दूसरा एक और इंस्टीट्यूशन है दूसरे टाइप का, कि जो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट देखती है। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट देख रही है, मतलब उसका मैनेजमेंट स्टेट देख रही है, लेकिन जो उसका इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी ट्रस्ट के द्वारा हुआ है। मतलब जो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो बनाया गया है, वो जो सेटअप किया गया है वो किसी ट्रस्ट के द्वारा किया गया है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन सरकार देख रही है। तो क्या इस केस में हमारे आरआई यानी कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं? तो इस केस में हमारे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे हैं? परमिटेड हैं, यानी कि दिए जा सकते हैं। आपका मन करे तो आप दे सकते हो। ठीक है, या परमिटेड है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब अगला अब अगला तीसरे नंबर का कैसा हमारा इंस्टीट्यूशन होता है? तीसरे नंबर का, अगर मान लो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको केवल और केवल सरकार के द्वारा रिकॉग्निशन। अब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है हमारा जिसका रिकॉग्निशन क्या है? जिसका रिकॉग्निशन सरकार ने दिया है, यानी कि स्टेट ने दिया है। तो क्या इस केस में उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होंगे? तो इस केस में जो परमिटेड है, लेकिन केवल और केवल वॉलेंटरी बेसिस पर, परमिटेड ओनली ऑन वॉलेंटरी बेसिस। देखो यार, यूपीएससी का सवाल आ चुका है कि किस तरह के इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। आपको ऑप्शन देगा कि मान लो एक ऑप्शन दे दिया उसने कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि सरकार के द्वारा पूरी तरह से मेंटेन होता है, तो क्या उसमें से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है? कि मान लो एडमिनिस्ट्रेशन है सरकार के द्वारा लेकिन इस्टेब्लिश ट्रस्ट के द्वारा है, या फिर कोई ऐसा है जो कि सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज है। तो आपको ये याद रखना है भाई। अगला, अगर मान लो कोई हमारा चौथे नंबर का ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि कैसा है? सरकार के द्वारा एड रिसीव करता है।
एड रिसीव। अब एड का मतलब क्या हो गया? एड का मतलब ये हो गया एक तरह का, आप इसको लेमैन भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि सरकार उसको पैसा देगी थोड़ा उसकी हेल्प करने के लिए। अब मान लो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि सरकार से पैसा लेता है, तो क्या इसमें रिलीज इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं? तो जैसा इसका केस है वही इसका केस है क्या, कि परमिटेड है लेकिन केवल केवल वॉलेंटरी बेसिस पर, मतलब जो देना चाहे तो वो दे सकता है, जो नहीं देना चाहे रिलीज इंस्ट्रक्शन तो वो नहीं दे सकता है। तो अगर मैं फटाफट समराइज़ करूँ तो आर्टिकल 25 में हमने ये देखा कि भैया, तो 25 में हमने क्या देखा था? 25 में हमने प्रैक्टिस। 26 में हमने क्या देखा? मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ यार, जिससे कि अगर मान लो मैं वीडियो में 3 बार भी बोलूँ तो आपका 3 बार रिवीजन हो जाए, और वीडियो देखने के बाद अगर आप 2 बार भी रिवीजन करते हो तो भाई हम लोगों की नौका पार लग जाए, हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। इसलिए मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूँ कि अगर आपके माइंड में कोई बात स्टक रह गई और बाई चांस अगर वही बात एग्जाम में आ गई तो आपके बोनस के मार्क्स हो जाएंगे, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और जितना आप भी अगर रिपीट करते हो तो उतना ही बेहतर है। तो यार आर्टिकल 25 किसकी बात कर रहा है? प्रैक्टिस की। आर्टिकल 26 किसकी बात कर रहा है? मैनेज ऑफ रिलीज अफेयर। आर्टिकल 27 किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल 27 बात करता है इसकी, जो हम लोग देख चुके हैं क्या, कि टैक्स पेयर का मनी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। और आर्टिकल 28 किसकी बात करता है कि किस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देनी है किस में नहीं देनी है। समझ में आ गया हमें एक एक आर्टिकल। अब फटाफट हम लोग आर्टिकल 29 और 30 को देखते हैं। तो यार आर्टिकल 25 से 28 तक हमने देखे थे वो किससे रिलेटेड थे? वो 25 से 28 तक के जो आर्टिकल रिलेटेड थे वो थे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आर्टिकल 29 और 30 जो है, ये दो आर्टिकल जो हैं ये किससे रिलेटेड है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है। कल्चर और एजुकेशन राइट। अब फटाफट आप लोग देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब आप आर्टिकल 29 की बात करते हो ना, आर्टिकल 29 की अब आप बात करोगे तो एक सिंपल बात करता है क्या, कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। मैं लिख दे रहा हूँ। आर्टिकल 29 और जो 30 आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत ज़रूरी हैं। इनको ज़रा ध्यान से सुनना। इनकी एक एक बात इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 किसकी बात करता है? कि माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है दोस्त, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये तो बताओ माइनॉरिटी होता क्या है? तो यार ये स्टार मार्क मार्क करके लिख लेना क्या, कि जो माइनॉरिटी टर्म है ना, ये नॉट डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी क्या होता है, माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो अगर आपसे सवाल आता है यूपीएससी का कि जो माइनॉरिटी वर्ड है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, तो इसका आंसर क्या है? नहीं है। तो फिर क्या कहीं ऐसी बात लिखी है, कोई ऐसी बात लिखी है जो माइनॉरिटी को डिफाइन करती हो? तो ये मैं स्टार मार्क करके आप एक्स्ट्रा में लिख लेना। वैसे ये ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी, कि सेक्शन 2C किसका? ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी ऑन माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 जो है, ये इसको क्या करता है? डिफाइन करता है कि माइनॉरिटी होती क्या है क्या नहीं होती है। तो हमने ये देख लिया। सबसे पहले आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटी की बात करेगा, लेकिन माइनॉरिटी शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट डिफाइन है। तो फिर कहाँ डिफाइन है, यहाँ देख लो। अब उससे बात ये आती है कि माइनॉरिटी कितने तरह की होती है। तो माइनॉरिटीज़ भैया दो तरह की है, एक या तो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या फिर हमारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, ठीक है। अब ये तो हमने माइनॉरिटी के बारे में बेसिक सीख लिया। अब आर्टिकल 29 पे आते हैं। तो आर्टिकल 29 में दो बातें कही गई हैं। एक तो आज जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 29 क्लॉज 1, एक हमारा आ जाएगा आर्टिकल 29 क्लॉज 2। दो बातें कही गई। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ये सिंपल चीज़ कहता है क्या, कि कोई भी बंदा हो, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे वो मेजोरिटी में हो। फिर से, कोई भी इंसान हो, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे वो मेजोरिटी में हो, उसके पास क्या है? हैव राइट टू कंजर्व। कंजर्व मतलब बचाना। हैव राइट टू कंजर्व देयर, कंजर्व इट्स लैंग्वेज। मतलब कोई भी इंसान अगर मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, वो अपनी कंजर्व मतलब बचा के रख सकता है अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को। सिंपल चीज़ हमें समझ में आ गई क्या? पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों के लिए लिखा गया है। माइनॉरिटी, लेकिन क्या है, माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों को प्रिवेंट, दोनों को क्या करता है, ये राइट मिला हुआ है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, ये आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ये कहता है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो माइनॉरिटी में हो मेजोरिटी में, वो क्या करेगा? कंजर्व कर सकता है अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को। ये तो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 बात करता है। तो 29 क्लॉज 2 क्या बात करता है? तो वो ये बात करता है कि कोई भी सिटीजन इंडिया में डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता है। किसके बेसिस में? कोई भी सिटीजन इंडिया में, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिनाइड। डिनाइड मतलब होता है मना करना। किसमें डिनाई करना? एडमिशन, इधर मैं थोड़ा कर दूँ,
डिनाइड एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन only on basis of religion, race, class, language, only on base of religion, language। तो आर्टिकल 29 क्या, आर्टिकल 29 हमसे ये बोलेगा सबसे पहले क्या कि 29 क्लॉज 1 ये बोलेगा कि चाहे इंसान माइनॉरिटी में हो चाहे मेजोरिटी में हो, उसके पास राइट है कंजर्व करना अपना लैंग्वेज या स्क्रिप्ट कल्चर। ठीक है। आर्टिकल 29 क्लॉज भी क्या बोलता है कि इंडिया में कोई भी सिटीजन हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो एडमिशन होगा किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो डिनाई नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। मतलब कोई भी उसका धर्म है, चाहे उसका कोई भी क्या कहते हैं लैंग्वेज है या फिर कास्ट है या फिर रेस है, लैंग्वेज है, रेस है, कास्ट है या फिर क्लास है, इसके बेसिस पर उसको एडमिशन देने से आप मना नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, एक्सेप्ट सेक्स। सेक्स के अलावा क्या कर सकते हो आप, उसको मना नहीं कर सकते एडमिशन में किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के। मतलब आप उसको भेदभाव नहीं दिखा सकते हो कि नहीं नहीं आपका ये रिलीजन इसलिए आप यहाँ पे पढ़ने नहीं आओगे, आपका ये रेस है इसलिए आप यहाँ नहीं पढ़ोगे। नहीं भैया, हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। ठीक है। एक्सेप्ट सेक्स का इसका मतलब क्या हो गया यार, तो इसका एग्जांपल आपके दिमाग में आ गया होगा क्या। फॉर एग्जांपल मान लो कोई गर्ल्स कॉलेज है, अब गर्ल्स कॉलेज में लड़का अगर बोले कि बॉय बोले कि मुझे पढ़ना है, तो सीधी सीधी बात है उसको एंट्री बैन होगी। तो एक्सेप्ट सेक्स, सेक्स के अलावा क्या है, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप जा सकते हो। ये हमारा राइट ही कह रहा है आर्टिकल 29 और 30 क्या, कि कल्चरल एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारा आर्टिकल 29 क्या कहता है। अब अगर मैं आर्टिकल 30 को फटाफट बताऊं, तो आर्टिकल 30 एक सिंपल बात करता क्या, आर्टिकल 29 और 30 में एक बेसिक डिफरेंस है कि आर्टिकल 29 जो था हम लोगों ने जब देखा था, तो आर्टिकल 29 जो था वो माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों के लिए था, लेकिन आर्टिकल 30 जो है वो स्पेसिफिकली केवल और केवल माइनॉरिटी के लिए। माइनॉरिटी क्या होता है, कितने तरह की होती, बता दी मैंने आपको। तो आर्टिकल 30 सिंपल चीज़ क्या बोलता है, ये बोलता है कि अब मैं देखो तीन चार चीज़ें बोल रहा हूँ क्या। अब हमारा कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है क्या कि जिसमें सरकार की पावर लगती हो, जो कि सरकार के पावर के क्या हो, अंडर हो, यानी कि सब्जेक्ट हो किसके, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट। रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट के अंदर कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो आते हैं और कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि नहीं आते सरकार की रेगुलेटरी पावर के अंडर। ये सिंपल सिंपल दो तरह की बात करेगा क्या, आर्टिकल 30 दो तरह की बात करेगा कि कौन से इंस्टीट्यूशन है जो सरकार की रेगुलेटरी पावर के अंडर आ रहे हैं और कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सरकार की रेगुलेटरी पावर के अंडर नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन की बात करोगे, तो उसमें पहले उस तरह के इंस्टीट्यूशन आते कौन से, जो कि सरकार से एड भी रिसीव कर रहे हैं, यानी कि जो सरकार से क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट से एड भी ले रहे हैं पहली चीज़, और सरकार से क्या कर रहे हैं, सरकार से रिकग्निशन भी ले रहे हैं, रिकग्निशन भी ले रहे हैं। तो हमने पहले क्या देखे, हमने ये देखा कि आर्टिकल 30 जो है वो ये बताएगा कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो सरकार के अंडर आ रहे हैं और कौन से हैं जो नहीं आ रहे। तो पहले वो तरह के इंस्टीट्यूशन आएंगे जो सरकार से एड भी यानी कि पैसा भी, मदद भी मांग रहे हैं और रिकग्निशन भी लिए सरकार से, तो वो तो आएंगी भैया पहली चीज़। दूसरी चीज़ कौन से, अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो केवल और केवल क्या सरकार से रिकग्निशन मांग रहा है, रिकग्निशन मांग रहा है लेकिन एड नहीं ले रहा है, सरकार से मदद नहीं ले रहा, तो वो भी इंस्टीट्यूशन क्या सरकार के अंडर आएगा। अच्छा, तो कौन नहीं आएगा सरकार के अंडर, तो सरकार के अंदर वो वाले इंस्टीट्यूशन नहीं आएंगे। अब तो आपका दिमाग तो लग ही गया होगा क्या, जो ना ही सरकार से रिकग्निशन मांगे है और ना ही सरकार से एड मांगे है, तो वो क्या सरकार के रेगुलेशन के भीतर नहीं आएंगे। ये सिंपल आर्टिकल 30 हमसे बोलता है। ठीक है। तो आर्टिकल 30 और 29 बेसिक डिफरेंस क्या था, एक ये बेसिक डिफरेंस था कि आर्टिकल 29 केवल केवल माइनॉरिटी माइनॉरिटी दोनों की बात करता है, आर्टिकल 30 केवल केवल हमारा माइनॉरिटी की बात करता है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 सारे क्लियर हो गए। 29 किसकी बात कर रहा था, अगर फटाफट 29 को समराइज करूँ तो 29 हमारा बोल रहा था, 29 हमारा आर्टिकल बोल रहा था, आर्टिकल 29 की सबसे पहले ये तो हमारा बेसिक बात थी कि माइनॉरिटी दो तरह की हो सकती है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। 29(1) ये बात कर रहा था कि माइनॉरिटी अपना कंजर्व कर सकते हैं लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। 29 क्लॉज 2 क्या कह रहा था कि किसी की भी सिटीजन ऑफ इंडिया को एंट्री उसकी बैन नहीं की जा सकती है ऑन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, एक्सेप्ट सेक्स, सेक्स के अलावा और किसी बेसिस पर उसकी एंट्री बैन नहीं की जा सकती। एग्जांपल हमने देख लिया, फॉर एग्जांपल गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ की वैसे एंट्री नहीं होगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा यार कि ये आर्टिकल 29 तो हो गया था हमारा। 30 आर्टिकल क्या कह रहा था, आर्टिकल 30 दो तरह के इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा था कि कौन से इंस्टीट्यूशन सरकार के अंडर आते, कौन से नहीं आते। तो अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें, अगर जो एड या रिकग्निशन दोनों ले रहे हैं या फिर केवल केवल रिकग्निशन ले रहे हैं, वो दोनों आएंगे सरकार के अंडर, और जो इनमें से कुछ नहीं ले रहा वो सरकार के अंडर नहीं आएगा। अब आर्टिकल 30 जो है वो बहुत छोटा सा क्यूट सा आर्टिकल है, वो मैं बता दूं आपको, सॉरी 31। आर्टिकल 31 पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब ये प्रेजेंट में क्या है नाउ, या फिर प्रेजेंट में हमारा फंडामेंटल राइट है ही नहीं, ये हमारा FR नहीं है। तो अब अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो आर्टिकल पहले 31 बता दो होता क्या है। तो आर्टिकल 31 जो होता है वो हमारा वही होता है क्या, राइट टू प्रॉपर्टी।
राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारा आर्टिकल 31 कहता है। ठीक है यार, ये हमने पहले एक और जगह पढ़ चुके, कहाँ पे पढ़ चुके, तो आर्टिकल 31 और आर्टिकल 29 क्लॉज 1 क्लॉज जी, नहीं यार क्लॉज एफ, मैंने बताया था क्लॉज एफ को हम लोगों ने हटा दिया था, किससे, बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हमने इसको हटा दिया था। अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है ये, तो प्रेजेंट टाइम में ये जो है ये आर्टिकल 300A में है, कहाँ पर, पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कोई दिक्कत हमें नहीं आई। क्यों हटाया था वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्या होता है ये हम लोग डीपीएसपी में ज़्यादा अच्छी तरह से देखेंगे। क्या कि राइट टू प्रॉपर्टी था, फिर उन्होंने देखा था किया कि हम लोगों ने ये देखा था कि आर्टिकल जो क्या कहते हैं, जो हमारा आर्टिकल 39B और 39C है, वो क्या बात करता है, वो ये बात करता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, और रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। अब कुछ बंदे ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, कुछ बंदों के पास प्रॉपर्टी थी नहीं, तो ये जो बंदे थे ये कहते थे मैं अपनी प्रॉपर्टी क्यों दूँ, प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट है। सरकार ये बोलती थी यार प्रॉपर्टी जब तक दोगे नहीं, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, ये लोग बराबर कैसे आएंगे, इकोनॉमिक जस्टिस कैसे आएगी, तो फिर बाद में कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट हटा दिया था। अभी केवल आप जितना मैंने लिखा उतना याद कर लो, क्या था क्या नहीं था, ये हम लोग आराम से जब आर्टिकल 36 से देखेंगे ना हम लोग डीपीएसपी 51 तक, उसमें आराम से आपको चंपकम दो राइजन पर बहुत सारे केस आएंगे, तो मैं आपको आराम से बताऊंगा। अगली वीडियो में हम लोग आर्टिकल 32 को डिस्कस करेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, या फिर ओवरऑल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि किससे बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ या फिर रेट की बात करता है आर्टिकल 32। उसको अगली वीडियो में देखेंगे। यूपीएससी मोस्टली उससे सवाल पूछती है कि रेट क्या होता है, कितने तरह की होती है। अगली वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योर सेल्फ, मेहनत करते रहो यार। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।